2 दिन के दौरे पर असम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर लचित बरफुकन की 125 फुट प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने होलंगा पार में लचित बरफुकन मैदान विकास परियोजना में स्टैच्यू ऑफ वेलर का अनावरण किया, जो जिले के टेओक क्षेत्र के करीब है। कौन है ये लचित बोरफुकन, जिनका जिक्र पीएम से लेकर गृह मंत्री अमित शाह अक्सर अपने रैलियों में करते हैं? क्या है उनका वीर शिवाजी से कनेक्शन? इन सभी मुद्दों पर आज इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। 2 दिन के दौरे पर असम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोरहाट के होलांगा पथार के लाहदैगढ़ में वीर लचित बरफुकन की 125 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया। ये वही लचित बरफुकन है जिन्हें असम का शिवाजी भी कहा जाता है। बरफुकन की एक और पहचान है कि उन्होंने असम में ब्रह्मपुत्र नदी की धारा के बीच मुगलों से अपने ही तरीके से वीरतापूर्वक युद्ध किया। सराय घाट के युद्ध के दौरान बीमार पड़े तो असम की सेना भागने लगी। इस पर खुद कमान संभाली और मुगलों को असम से खदेड़ दिया। इसके बाद मुगलों ने मुड़कर कभी असम की ओर नहीं देखा। लचित बरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को असम में हुआ था। उस वक्त असम पर अहोम राजवंश का शासन था। उनके पिता का नाम मोमाई तामोली बरबरुआ था, जो अहोम राजा प्रताप सिंह के मुख्य सेना अध्यक्ष रह चुके थे। लचित की मां का नाम कुंती मोरान था। लचित की पढ़ाई लिखाई में खासी रुचि नहीं थी। उन्होंने अपने पिता से सैन्य रणनीतियां बनानी सीखी थी। पिता के जरिए लचित को राज दरबार में भी जाने का मौका मिलता था, जिससे बचपन से ही उन्हें राजकाज का अनुभव होने लगा। साल 1665 में लचित को अहोम सेना का मुख्य सेनाध्यक्ष बनाया गया। इस सेनाध्यक्ष को ही बरफुकन कहा जाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, उस वक्त अहोम सेना में 10 जवानों का मुखिया या नायक को डेका कहा जाता था। 100 जवानों का मुखिया सैनिया कहलाता था। ऐसे ही 1000 जवानों का नेतृत्व करने वाले को हजारिका और 3000 जवानों का नेतृत्व करता राजखुआ होता था। 6000 जवानों के नायक को फुकन कहा जाता था। इन सबका सेनाध्यक्ष जो प्रमुख होता था उसे बरफुकन कहते थे। लचित के बरफुकन बनने से पहले ही साल 1661 में मुगलों की काली नजर बंगाल और असम पर पड़ गई और मीर जुमला वजीर खान को इन पर कब्जा करने के लिए भेज दिया गया। तब अहोम राजा मुगलों के हमले का मकूल जवाब नहीं दे पाए और उन्हें समझौता करना पड़ा। लचित जब सेना अध्यक्ष बने तो अहोम राजा चक्रध्वज सिंघा ने उनको जिम्मा दिया कि गुवाहाटी से मुगलों को खदेड़ो। हालांकि तब अहोम सेना के कई अधिकारियों को राजा का यह फैसला पसंद नहीं आया था, पर लचित पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने राजा के आदेश पर युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। स्थानीय लोगों को अपने सेना में भर्ती किया। स्थानीय स्तर पर मौजूद संसाधनों का ही इस्तेमाल कर अस्त्र और शस्त्र बनवाए। विशेष रूप से नावों का बेड़ा तैयार करवाया और तोपें बनवाई। साल 1667 में मुगलों ने गुवाहाटी का शासक फिरोज खान को बनाया था। उसकी गंदी आदतों के कारण अहोम शासकों में उसके खिलाफ गुस्सा था। लचित मौके की तलाश में थे, पर उनके पास घुड़सवार सेना नहीं थी, इसलिए इटाखुली किले पर कब्जा करने के लिए हमला नहीं कर पा रहे थे। गुवाहाटी को आजाद कराने के लिए किले पर कब्जा जरूरी था। इसलिए लचित ने अपने सहयोगी इस्माइल सिद्दीकी उर्फ बाघ हजारिका के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी रवाना की। उससे कुछ जवान रात में दीवार पर चढ़े और किले में घुसकर मुगलों की तोपों में पानी भर दिया। इसके बाद सुबह अहोम सेना ने किले पर हमला कर गुवाहाटी को आजाद करा लिया। इससे भड़के मुगल बादशाह औरंगजेब ने सेनापति राम सिंह की अगुवाई में 70,000 सैनिक और 1000 तोपें बड़ी नावों में रखकर गुवाहाटी की ओर भेज दी। ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते में आ रही मुगल सेना को लचित ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के नजदीक आने दिया। वहां दोनों ओर पहाड़ियां, घने जंगल और बांस के झुरमुट थे। ब्रह्मपुत्र के पार मुगल सेना ने डेरा डाला। उसके सैनिक दिन में युद्ध करने के आदी थे। इसका फायदा उठाकर रणनीति के तहत लचित ने छोटी छोटी नावों से सैनिक भेजकर मुगल सेना पर रात में गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। इससे मुगल सेना घबराने लगी और आगे नहीं बढ़ पा रही थी। काफी लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा। फिर आया मार्च 1671। सराय घाट में मुगलों और अहोम सेना के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। उस वक्त लचित काफी बीमार थे। इससे अहोम सेना के करीब 10,000 सैनिक शहीद हो गए। बाकी सैनिक मैदान छोड़कर भागने लगे। इसकी सूचना मिलने पर लचित बीमारी के बावजूद युद्ध में उतर आए। उनका पराक्रम देखकर अहोम सैनिकों का हौसला बढ़ा और वे खुद मैदान में लौट आए। अपनी पुरानी रणनीति के तहत ही लचित ने छोटी छोटी नावों पर सैनिकों के साथ बैठकर मुगलों की बड़ी बड़ी नावों पर हमला बोल दिया। यही नहीं, लचित ने नावों को जोड़कर ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल सा तैयार कर दिया। तभी मुगल सेना के कप्तान मुनव्वर खान को अहोम सेना ने नाव पर ही ढेर कर दिया। इससे मुगलों की सेना में भगदड़ मच गई और राम सिंह को पीछे हटना पड़ा।
सराय घाट की इस ऐतिहासिक लड़ाई के बाद फिर कभी मुगलों ने असम का रुख नहीं किया। हालांकि सराय घाट के ऐतिहासिक युद्ध के साल भर बाद ही 25 अप्रैल 1672 को लचित का निधन हो गया। अब बात करते हैं कि आखिर लचित बरफुकन की तुलना वीर शिवाजी से क्यों की जाती है। वैसे तो इतिहास में लचित बरफुकन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, पर असम के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा ने उन पर एक किताब लिखी है। इसका नाम है एल्यूमेट द स्पिरिट एंड स्किल ऑफ लचित बरफुकन। इसमें उन्होंने लचित की तुलना शिवाजी से की है। लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा लिखते हैं कि मध्यकालीन भारत ने दो महान सेनापति दिए, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी तो असम में लचित बरफुकन। संयोग की बात यह है कि दोनों लगभग समकालीन थे। यह भी कहा जाता है कि शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध शैली से ही शायद लचित प्रभावित थे, इसलिए मुगलों की बड़ी सेना का मुकाबला उन्होंने इसी युद्ध शैली से किया और रात में तेजी से मुगल सैनिकों पर वो हमला करते थे। मुगल सेना से सीधी लड़ाई में शायद उन्हें ऐसी सफलता नहीं मिल पाती, जबकि गुरिल्ला युद्ध में अहोम लड़ाकों की तेजी देख मुगलों की सेना में डर बैठ गया था। वे तो यहां तक कहने लगे थे कि अहोम सैनिक राक्षस हैं, प्रेत शक्ति के चलते ही वे रात में हमला करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा ने प्रयास कर नेशनल डिफेंस एकेडमी में लचित की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। असम में हर साल लचित दिवस मनाया जाता है। साल 1999 में नेशनल डिफेंस एकेडमी में लचित बरफुकन गोल्ड मेडल की शुरुआत भी की गई। यह मेडल एकेडमी के सबसे अच्छे कैडेट को दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि रक्षाकर्मी बरफुकन की वीरता से प्रेरणा लें और उनके बलिदान का अनुसरण करें। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।